अबाउट एक्यूट एस्थमा एक्सेजर्बेशंस कि एक्यूट एस्थमा एक्सेजर्बेशन क्या होती है, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज सिम्टम्स इंक्रीज हो जाते हैं, डिटेरियोरेशन ऑफ लंग फंक्शन होते हैं और इंक्रीज्ड एयर इन्फ्लेमेशन होती है। यानी कि क्या क्या होते हैं कि एस्थमा के सिम्टम्स इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है, लंग फंक्शन जो है वो ज़्यादा उनकी जो है डिटेरियोरेशन हो गई है और एयर इन्फ्लेमेशन भी ज़्यादा हो गई है। अब एक्सेजर्बेट कौन सी कंडीशन हैं जो कि एस्थमा को ज़्यादा वर्स कर देती हैं? तो वायरल इन्फेक्शन है, मतलब आपको पहले से एस्थमा की टेंडेंसी है और आप ऊपर से आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। मोल्ड्स हैं जिसमें क्लैडोस्पोरियम आता है और अल्टरनेरिया आता है, ये वर्स करते हैं। इसके अलावा पोलन्स हैं और एयर पोल्यूशन है जो कि वर्स करते हैं एस्थमा को, ठीक है। बात कर लेते हैं फीचर्स में क्या आता है कि हमारे पास पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट है ना, वो लेस देन 33% होता है। जितना हमने प्रिडिक्ट किया था उससे भी 30 मतलब इतना कम हो जाता है कि लेस देन 33% हो जाता है जब पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट होता है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन होती है ना वो लेस देन 92% हो जाती है और जो ऑक्सीजन का आर्टीरियल प्रेशर होता है वो लेस देन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाता है, ठीक है। या फिर हमारे पास जो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड का आर्टीरियल प्रेशर है ना वो ज़्यादा हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट अगर 33% से भी कम हो गया है जितना हमने प्रिडिक्ट किया था, या फिर हमारे पास ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम हो गई है, कितनी कम हो गई है? लेस देन 92% हो गई है, या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है, जो आर्टीरियल प्रेशर था वो लेस देन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो गया है, या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया है। इसका मतलब है कि एयर ट्रैप रह रही है, एयरवे नैरोइंग हो रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड की सैचुरेशन ज़्यादा हो गई है, ठीक है। या PaCO2 जो है वो ग्रेटर देन जो है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास एक्यूट एस्थमेटिक्स को इस वजह से कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है, टिकिपनिया होता है, ठीक है। और उस वजह से क्या होता है कि अच्छा, अब कहता है कि हमारे पास नॉर्मल या इंक्रीज PaCO2 होती है, ठीक है। एक्यूट एस्थमा का अगर अटैक होगा ना तो उसमें टिकिपनिया तो होगा, लेकिन जो PaCO2 है ना जो कि हमने इधर कहा है कि एक्सेजर्बेट हुई है तो उसमें नॉर्मल या इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर वो कहते हैं कि एक्यूट अटैक होगा ना एस्थमा का तो उसमें क्या होता है कि PaCO2 डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास टिकिपनिया हो रहा होता है, पेशेंट तेज से सांस ले रहा होता है और आर्टरीज में जो प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो फॉल कर रहा होता है रादर देन इंक्रीज। अगर नॉर्मल इंक्रीज हो तो इसका मतलब है कि रिस्पायरेटरी मसल फटीग हो गई है, ठीक है, और रिस्पायरेटरी फेलियर हो गया, ठीक है। इसके अलावा साइलेंट चेस्ट हो जाती है, फीवर रिस्पायरेटरी एफर्ट हो जाती है, ब्रेडिकार्डिया होता है, साइनोसिस होती है और हाइपोटेंशन होती है, कन्फ्यूजन और कोमा हो जाता है। साइलेंट चेस्ट का मतलब ये है कि हम लोग अगर एस्कल्टेट करेंगे तो वीज जो है वो एब्सेंट आएगी। जिसमें हमें बताया है इमीडिएट असेसमेंट ऑफ एक्यूट सिवियर एस्थमा के असेसमेंट हम कैसे करते हैं, ठीक है। एक्यूट सिवियर एस्थमा, लाइफ थ्रेटनिंग फीचर्स और नियर फेटल एस्थमा, हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक्यूट सिवियर एस्थमा हम तब कहते हैं जब पीक एक्सपायरेटरी फ्लो जो है ना वो 33 से 50% के दरमियान होता है, मतलब इतना ज़्यादा फोन नहीं किया, 33 से 50% के दरमियान है, ठीक है। हार्ट रेट जो है वो 110 से ज़्यादा हुआ है, रिस्पायर मैंने बताया था एक्यूट एक्सेजर्बेशन में या एक्यूट अटैक होगा एस्थमा का उसमें हार्ट रेट जो है 110 से ज़्यादा हो जाएगा और रिस्पायरेटरी रेट जो है वो ग्रेटर देन 25 ब्रेथ्स पर मिनट हो जाएगा, ठीक है। और पेशेंट जो है वो एक सेंटेंस को एक ब्रेथ में कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा, तो हम कहेंगे इसे एक्यूट अटैक आया एस्थमा का। मतलब कि पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट अगर 33 से 50% के दरमियान है, हार्ट रेट जो है 110 बीट्स पर मिनट है और रिस्पायरेटरी रेट ग्रेटर देन 25 ब्रेथ्स पर मिनट है और पेशेंट जो है इतनी तेज से सांस ले रहा है कि वो सेंटेंस ही नहीं कंप्लीट कर सकता, तो हम इसे कहते हैं एक्यूट सिवियर एस्थमा। लाइफ थ्रेटनिंग फीचर्स क्या होते हैं? अगर पीक एक्सपायरेटरी जो फ्लो रेट है ना वो लेस देन 33% हो गया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास 92% से कम हो गई है, आर्टरीज में जो है ऑक्सीजन 60 मिलीमीटर से कम हो गई है प्रेशर जो है, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है आर्टरीज में वो रेज हो जाता है, और साइलेंट चेस्ट का मतलब होता है नो वीज, कोई वीज नहीं आ रही एक्सपल्टेशन पे। और ये तो हमारे पास हो गए फीचर्स, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? साइनोसिस हो जाता है पेशेंट को, या साइंस, और रिस्पायरेटरी एफर्ट उसकी फीबल हो जाती है, ब्रेडिकार्डिया होता है, हाइपोटेंशन होता है, डिलीरियम का कोमा में जा सकता है पेशेंट। नियर फेटल किसे कहते हैं कि पार्शियल जो आर्टेरियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो हमारे पास ना रेज हो गया है कि पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत है, ठीक है ना, और पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट डिक्रीज हो जाता है, तो नियर फेटल एस्थमा कहते हैं इसे। एक्सेजर्बेशन है अगर एस्थमा के, जो उसमें इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, एक तो पीक एक्सपायरेटरी जो है फ्लो रेट हम मेजर करेंगे, ठीक है। अब इसको हमने मेजर करना है हर पेशेंट में मेजर करना है, और हर 15 से 30 मिनट बाद मेजर करना है, और उसके बाद 4 से 6 घंटे बाद मेजर करना होता है, ठीक है। आफ्टर एवरी 15 to 30 मिनट्स पहले मेजर करना है, और फिर आफ्टर एवरी 4 to 6 आवर्स हमने मेजर करना है, दैट इज पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। और ये भी चीज़ करते हैं ताकि हमें पता चल सके, हमने ऊपर बताया था कि PaCO2 जो है वो लेस देन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाए तो हम इसे कहते हैं, तो हम लोग ये भी चीज़ मेजर करते हैं ताकि हमें प्रेशर ऑफ जो है आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड पता चल सके, ठीक है। मैनेजमेंट इसमें करते हैं कि ऑक्सीजन देते हैं, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देते हैं ताकि जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन हम मेंटेन कर सकें, ग्रेटर देन 92% कर सकें। साबा देते हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देते हैं, फर्स्ट लाइन एजेंट्स हैं, ठीक है। या तो हम मीटर डोज इनहेलर के थ्रू दे सकते हैं, 4 to 8 पफ्स देते हैं, या फिर हम देते हैं
नेबुलाइजर के थ्रू दे देते हैं, ठीक है ना। नेबुलाइजर के थ्रू देते हैं तो 2.5 to 5 mg देते हैं, ठीक है, और हर 20 मिनट के बाद देते हैं। या तो हमने 5 to 8 पफ्स दिए थ्रू द जो है मीटर्ड इनहेलर्स के थ्रू दिए, या फिर हमने नेबुलाइजर के थ्रू दे दिया 2.5 to 5 mg आफ्टर एवरी 20 मिनट्स। इसके अलावा हम सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स देते हैं जो हम पर ओरल देते हैं 0.5 to 1 मिलीग्राम पर kg वेट देते हैं, ठीक है, और IV देते हैं अगर रिस्पिरेटरी फेलियर है। स्वेयर एस्थमा में एप्राट्रोमियन देनी है और हमने IV मैग्नीशियम देनी है। एप्राट्रोमियम देते हैं हम मीटर डोज इनहेलर के थ्रू और नेबुलाइजर के थ्रू, ठीक है, और मीटर डोज इनहेलर के थ्रू देंगे तो 4 to 8 पफ्स देंगे और नेबुलाइजर के थ्रू देंगे तो 0.5 mg देंगे हर 20 मिनट के बाद। IV मैग्नीशियम देनी होती है जो कि ब्रोंकोडायलेशन। अगर आप इनके नाम भी याद करें, हमने पहले क्या दिया था, हमने शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट दिए, हम सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स दिए, इप्राट्रोपियम दिया जो कि हमने मीटर डोज इनहेलर के थ्रू दिया, और हमने ऊपर जो था साबा भी मीटर डोज इनहेलर के थ्रू देते 4 to 8 पफ्स, ठीक है। नेबुलाइजर के थ्रू देंगे तो 0.5 mg एवरी 20 मिनट्स देंगे। IV मैग्नीशियम देते हैं अगर सवेयर एस्थमा है तो हम इप्राट्रोपियम और मैग्नीशियम लाजमी देते हैं, ठीक है, ताकि मैग्नीशियम इससे देते हैं ब्रोंकोडायलेशन हो जाए। जिनमें पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट जो है लेस देन 30% हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा सवेयर है, तो हम उनमें IV मैग्नीशियम भी डालते हैं। इसके अलावा एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं अगर पेशेंट कोमा में चला गया है, ठीक है, कन्फ्यूजन है, एग्जॉशन है, ड्राउजनेस है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया है, और आर्टियल ब्लड गैसेज जो है वो इतनी डिटोरिएट हो गए हैं कि जो ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर है वो लेस देन 60 हो गया है और फॉल कर है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो ग्रेटर देन 45 हो गया और राइज कर है, और pH जो है वो एसिडोसिस हो गया है, तो हम लोग जो है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर देते हैं, EDT ट्यूब डाल देते हैं, ठीक है। डिस्पोजिशन का मतलब है पेशेंट के साथ फर्दर क्या करना है, ठीक है ना। अब अगर 4 आवर्स ऑफ प्रेजेंटेशन के बाद हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट के साथ क्या करना है, 1 to 3 आवर्स पहले से ट्रीटमेंट देते हैं इनिशियल। अगर हमारे पास एक्सैजर्बेशन ऑफ सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है पेशेंट, अगर तो उसने गुड रिस्पॉन्स दिया है ट्रीटमेंट का, मतलब कि एक्सपायरेटरी फ्लो रेट जो है वो 70% से ज़्यादा हो गया है, ऑक्सीजन सैचुरेशन 92% से ज़्यादा हो गया है, तो जाहिर है पेशेंट ठीक हो गया है और उसको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, ठीक है, और 60 मिनट्स तक तो है ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्स जो है मेंटेन रहा है, तो हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं होम, ठीक है। इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स का मतलब है कि अगर पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट जो है 40 to 69% है और मॉडरेट टू माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम उसे हॉस्पिटल में एडमिट रखेंगे अंटिल के एक्सपायरेटरी फ्लो रेट 70% से ज़्यादा ना हो जाए और ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है 90% से ज़्यादा ना हो जाए, सॉरी। और पुअर रिस्पॉन्स क्या होगा, पुअर रिस्पॉन्स ये होगा कि अगर एक्सपायरेटरी फ्लो रेट लेस देन 40% हो और जो ऑक्सीजन की पार्शियल आर्टेरियल प्रेशर है वो लेस देन 60 हो जाए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो रेज कर रहा है ग्रेटर देन 42 हो गया और सवेयर सिम्टम्स आ रहे हैं और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है, तो हम उसे एडमिट करते हैं ICU में। मतलब अगर पुअर रिस्पॉन्स शो किया है तो एडमिट करेंगे ICU में, अगर इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स शो किया है तो हम उसे हॉस्पिटल में एडमिट रखेंगे, और अगर उसने गुड रिस्पॉन्स शो किया है तो हम उसे डिस्चार्ज कर सकते हैं। गुड रिस्पॉन्स है कि पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट से मेजर देखें कि 70%, 40 to 69% और लेस देन 40%, ठीक है। ऑक्सीजन सैचुरेशन ग्रेटर देन 90%, और यहाँ पे ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात नहीं की हुई, यहाँ पे जो है आर्टेरियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात की हुई है कि वो लेस देन 60 हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रेटर देन 45 हो जा रहा है, पेशेंट कोमा में जाया जा रहा है, तो दैट इज पुअर रिस्पॉन्स, हम इसे एडमिट करेंगे ICU में। एस्थमा, I hope you like the video. Please don't forget to like and subscribe.